नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन लेंदी है, बहुत लंबा है, डेफिनेटली बहुत लंबा है, लेकिन बहुत प्यारी बात ये है कि ये बहुत एक्साइट करेगा आपको। बहुत एक्साइटमेंट आने वाला है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। खासकर जो ध्रुवीय वक्र है, ध्रुवीय वक्र का आपका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो फॉर्मूला क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या खासियत है, ऐसा क्या चीज है जो आप ध्रुवीय वक्र का ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्तीय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका एक जवाब आपको यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा जवाब मिलने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमसे पूछता है कि भाई ये जो रेखा है जिसका समीकरण, एक रेखा जिसका समीकरण x प्लस वाई बराबर 2a है, यह रेखा जो फोलियम होता है, फोलियम जानते हैं आप अच्छी तरीके से, पिछले लेक्चर में आपने फोलियम के बारे में पढ़ा है कि जो फोलियम होता है जिसका समीकरण होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3axy, इस फोलियम के लूप को, फोलियम का लूप बनेगा, फोलियम के लूप को ये जो रेखा है ये काटेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी, फोलियम के लूप के अंदर से निकलेगी ये लाइन, मतलब वो जो फोलियम का लूप होगा उसे ये काटती हुई निकलेगी। तो ये किस अनुपात में, उस लूप को किस अनुपात में विभाजित करेगी, फोलियम के लूप को किस अनुपात में विभाजित करेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। फोलियम के लूप को किस अनुपात में, लूप को किस अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब जो दो टुकड़े करेगी, जैसे एक सेम को आप काटते हो, है ना, जैसे आप एक सेम को काटते हो तो जो दो टुकड़े हुए उसमें से किस अनुपात में आपने सेम को बांटा, 1:1 बांटा या 1:2 बांटा, मतलब जितनी सेम थी आपने 1:2 बांटा, मतलब जो एक है उसके डबल है दो, एक एक टुकड़ा एक डबल टुकड़ा काटा, या आधा आधा काट दिया तो 1:1 हो गया। तो फोलियम के लूप को किस अनुपात में विभाजित करती है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बात बेटा, क्वेश्चन लंबा चलने वाला है, मैं बता चुका आपको, धीरे धीरे शांति बनाए रखिएगा, आराम से समझिएगा क्वेश्चन को, धीरे धीरे बारीकी से समझिएगा, पकड़िएगा। ये मत सोचिएगा लेक्चर लंबा है, 1 घंटे का लेक्चर है, ये तो इतना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, टाइम लगे चाहे आज 1 घंटे के बजाय 2 घंटे दे दीजिए, लेकिन पूरा समझ के चलिए, एक एक बात को समझिए धीरे धीरे। मैं जो समझा रहा हूँ हर बात को, मेरी बात को सुनिए, ईयरफोन लगाइए और मेरी बातों को कानों तक से सीधे दिमाग तक जाने दीजिए, है ना, और सुनिए सारी बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए। चलिए डायग्राम बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेटा ये लीजिए फोलियम का लूप, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको सारी चीजें इसमें नजर आ जाए। लीजिए ये फोलियम का लूप है, ठीक है। इस फोलियम के लूप को, फोलियम का लूप है जिसे एक रेखा x प्लस वाई बराबर 2a दो भागों में काटती है। x प्लस वाई बराबर 2a कहाँ से जाएगी, पहले अगर ये पता करें कि x प्लस वाई बराबर 2a कहाँ से जाएगी, तो सीधा सीधा समझ में आता है कि जब x 0 होगा तो y कितना आएगा, y 2a आएगा, और y 0 हो तो y 0 होने पर x कितना आएगा, तो x बराबर 2a आएगा, है ना। तो अगर x को 0 करते हैं तो y का मान 2a आता है, y को मान 0 करते हैं तो x का मान 2a आता है। तो x बराबर 2a और y बराबर 2a से जाएगा। तो सपोज कीजिए ये x बराबर 2a है और ये y बराबर 2a, तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ से जाएगी, ऐसे इस तरीके से काटते हुए जाएगी। तो चलिए वापस आ जाइए। अब हमने चित्र में क्या देखा कि जो लाइन है वो लूप को दो भागों में बांट रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो जो लाइन ने बांटा है उसके नीचे का क्षेत्रफल, जिसे हम भाग 1 कह रहे हैं, भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 कौन है, कौन है भाग, रेखा द्वारा फोलियम, रेखा द्वारा फोलियम को काटने पर, फोलियम को काटने पर बना, फोलियम लूप लिख देता हूं, फोलियम लूप को काटने पर बना नीचे का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल, ये भाग 1 है, ठीक है। इसका अनुपात निकालना है भाग 2 के क्षेत्रफल के साथ, कि भाग 1 और ये भाग 2, भाग 2 कौन सा रहेगा, वो ऊपर वाला, ये जो लाइन है, इस लाइन ने जो बांटा है ये भाग 1 और ये भाग 2 का जो अनुपात है ये पूछा है, भाग 1 अनुपात भाग 2 बताइए कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा है, लेंथी है, लेकिन बहुत मजा आने वाला आपको कि ये भाग 1 भाग 2 कैसे निकलेगा, कैसी पेचीदगियां जब होती है ऐसी तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें ये लेक्चर सिखाएगा। तो थोड़ा तसल्ली रखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बेटा बहुत पेचीदगी है, बहुत पेचीदगी है क्वेश्चन के अंदर। आपको लग रहा होगा जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल डायग्राम है,
बहुत इजीली निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कार्तीय रूप में निकालें, समीकरण दिया हुआ है कार्तीय रूप का, लीजिए आप मर्जी है ऐसे निकाल लीजिए, कार्तीय रूप दिया हुआ है, ध्रुवीय रूप की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिना ध्रुवीय से आप कार्तीय से निकाल सकते हैं। लेकिन समझ में आ रहा है कार्तीय से निकालना कितना दुखदायी होगा, कितना दुखदायी होगा, आपको पता है? समझ में आ रहा है आपको ये कितना दुखदायी होने वाला है आपके लिए? अगर आपने कार्तीय निकाला, कार्तीय इस तरीके से निकालेगा, ऐसे ऐसे एक्स एक्स के साथ निकालेगा, एक्स एक्स के साथ निकालेगा, तो आपको देखिए कौन सा निकालने वाला है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ये एरिया निकालने वाला, डॉट डॉट बना देता हूँ, ये वाला, ये एरिया निकालना है, ना इससे कम निकालना है ना इससे ज्यादा निकालना है, आपको ये डॉटेड एरिया निकालना है। और समाकलन की सहायता से बताइए कैसे समाकलन करेंगे ये डॉटेड एरिया आ जाए, किसका समाकलन करेंगे डॉटेड एरिया आ जाए? तो बहुत पेचीदगी है, कैसे है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली पेचीदगी आपको ये है कि आपको करना क्या होगा। अगर आपने कार्तीय रूप में निकाला, हमने गलती की कार्तीय रूप की, तो पता है क्या होगा, ये होगा। सबसे पहले आप इस पिंक वाले का यहाँ तक, जहां ग्रीन लाइन कट कर रही है, यहाँ पिंक तक, इस पॉइंट तक, डॉट 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 तक आप इस पिंक वाले ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर यहां से लेकर यहां तक आप, यहां से यहां तक ये देखो कट कर रहे हैं, यहां से यहां तक आप इस ग्रीन वाली लाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहां से लेकर यहां तक। रिपीट कर रहा हूं, पहले पिंक वाले का, पहले पिंक वाले का, फिर इस लाइन से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस ग्रीन वाले का। फिर देखिए जो नीचे पिंक आ रहा है, नीचे वाला जो पिंक वाला हिस्सा आ रहा है, नीचे वाला पिंक है, उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रीन वाले का क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे, जब इस ऊपर वाले पिंक का क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे, तो ये जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का जो गैप है, देखिए फोलियम को एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा है, फोलियम का जो लूप है वो एक्स एक्स से ऊपर है, एक्स एक्स के ऊपर है। ये मुझे इतना बारीक ग्राफ नहीं बना सकता मैं, समझिए ये बीच में जगह खाली है, पिंक वाले ग्राफ और व्हाइट वाली जो लाइन है इसके बीच में जो बिंदु है जगह खाली है। ये एरिया आपको नहीं निकालना, ये एरिया आपको नहीं निकालना, आपको सिर्फ लूप लूप का निकालना है। यानी ये जो पिंक है, पिंक पिंक ग्रीन, ये वाला एरिया निकालना आपको, ये नहीं निकालना। तो ये निकल रहा है फालतू में, क्यों निकल रहा है कि जब आप पिंक वाले का निकालेंगे तब भी आ जाएगा बीच का हिस्सा, और जब ग्रीन वाली लाइन का निकालेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको माइनस कीजिए। मतलब यहां से यहां तक पिंक वाले का प्लस ग्रीन वाले का और माइनस ये वाला पिंक, माइनस ये वाला पिंक, तब जाके आपका एरिया निकल के आएगा। आपको ये सब करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे भी बड़ी दुर्गति है। यहाँ पे भी क्या दुर्गति है कि हमें पता कैसे चलेगा जब हम y का मान लगाएंगे, y का मान लगाएंगे तो y का पता कैसे चलेगा कि इसका y भी वही है। समीकरण के हिसाब से आ जाइए, देखिए समीकरण के हिसाब से जो y का मान है 3xy, y का जो मान है वो तो निकलेगा ही नहीं इन समीकरण से। पहली बात तो फोलियम से y का मान निकलता ही नहीं है, तो y का मान ही नहीं निकलता तो आप y dx तो लगा ही नहीं सकते। ये बड़ा कारण तो वो हो गया। दूसरा बड़ा कारण ये हो गया, तो बताइए कि बेटा ये जो पिंक वाला ग्राफ है इसके लिए y क्या होगा और इसके लिए y क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक ही y है, एक y कैसे हो सकता है? एक y कैसे हो सकता है? दो y होने चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला कर्व है, ये नीचे वाला कर्व है। कैसे पता चलेगा कि, अब समीकरण को कैसे पता चलेगा, समाकलन को पता कैसे चलेगा कि आपको ऊपर वाला निकालना है कि नीचे वाला निकालना है? अगर आप y दोगे, एक ही y अगर दोनों के दोगे तो ये तो दोनों बारी पिंक वाले का निकाल देगा। समझ पा रहे क्वेश्चन को मेरा? अगर आपने ये सोचा कि मैं यहां से लेकर यहां तक समाकलन करूं, यहां से यहां तक करूं, तो इस समाकलन को पता कैसे चलेगा कि इस पिंक वाला और व्हाइट वाले के बीच का निकालना है या इस पिंक वाले और व्हाइट वाले के बीच का निकालना है? उसे पता कैसे चलेगा? इसे अलग से समझाता हूं मैं आपको। एक देखिए, सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है और उसकी एक शाखा ये हो रहा है और दोनों लूप करके बंद कर रहे हैं, एक ही वाई समीकरण एक होगा। अब मुझे ये बताइए, आप यहां से लेकर यहां तक समाकलन कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर x बराबर 0 से लेकर ये x बराबर a तक समाकलन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि समाकलन को पता कैसे चलेगा कि इस नीचे वाले और व्हाइट वाले के बीच का क्षेत्रफल ये निकालना है या फिर ये निकालना है? ये कैसे पता चलेगा? अब आप कहोगे वो खुद समझ जाएगा, क्या वो इंसान है? समाकलन इंसान है जिसको पता चल जाएगा कि अब इस बार इसका निकालना है, इस बार इसका निकालना है? वो तो नहीं समझता ना एक्स और वाई को, वो तो आप जो वाई दोगे वो उसका निकाल देगा। तो उसे पता कैसे चलेगा इस नीचे वाले वाई का निकालना है या ऊपर वाले वाई का निकालना है? तो हमारी मुश्किल जो है वो ये है, हमारे समीकरण को नहीं पता कि कौन सा वाई निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम दो सेपरेट वाई नहीं रख सकते, हम दो सेपरेट वाई नहीं रख सकते। ये भी एक सबसे बड़ा इश्यू है। अब क्या करें?
अब तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी। तो हमारा समीकरण यहाँ काम नहीं कर सकता, कार्तीय रूप तो हमारा बिल्कुल काम नहीं कर सकता। दो बड़े रीजन बता दिया आपको। पहला बड़ा रीजन बता दिया कि y का मान ही नहीं निकल सकता, वॉल्यूम से y का मान वैसे ही नहीं निकलता, एक बड़ा कारण तो ये हो गया। दूसरा बड़ा कारण, अगर y मिल भी गया आपको, अगर y मिल भी जाता है तो भी आप y नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका पिंक ग्राफ वाला y और इसका y दोनों का सेम y होगा। सेम y होगा तो ग्राफ को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा y इस्तेमाल करना है। तो ये दो बड़े कारण है, इसलिए आपका कार्तीय रूप यहाँ पे काम नहीं कर सकता। चलिए फिर ध्रुवीय रूप में आते हैं। अब कोई कहेगा ध्रुवीय रूप काम करेगा, मैं कहूंगा हाँ ध्रुवीय रूप काम करेगा। अच्छा, ध्रुवीय रूप क्यों काम करेगा? क्योंकि ध्रुवीय रूप जो है वो एकदम इसके लिए परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, आइए देखिए समझाता हूँ। आइए मैं आपको ध्रुवीय रूप समझाता हूँ क्यों परफेक्ट है। इस पॉइंट से लेकर इस ग्रीन वाले पॉइंट जहाँ पिंक और ग्रीन काट रहे, एक तो मैं ये वाला एरिया निकाल लूंगा, पिंक और रेड वाला। फिर मैं ग्रीन से ग्रीन तक, यहाँ तक ये एरिया निकालूंगा। फिर मैं व्हाइट से पिंक वाला एरिया निकालूंगा। तो मैं तीन एरिया निकालूंगा, एक, दो और ध्रुवीय रूप में कोई दिक्कत नहीं आती। ध्रुवीय रूप में इसलिए दिक्कत नहीं आती कि ध्रुवीय रूप जो होता है, यहाँ से लेकर यहाँ का कोण हो जाएगा 0 डिग्री से लेकर इस कोण तक, फिर इस कोण से लेकर इस कोण तक, फिर इस कोण से लेकर इस कोण तक। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसमें कहीं वो 2 आर वाली दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो आपका ध्रुव से निकलेगा। यहाँ जो एरिया बनता होगा वो कहाँ से बनेगा? वो तो ध्रुव से बनेगा। बेटा समझो, यहाँ जो एरिया बनेगा वो कहाँ से बनेगा? वो तो ध्रुव से बनेगा। और ध्रुव से बनने की वजह से अब ये पिंक वाला कर्व आप 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिंक वाला कर्व जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट है। 0 डिग्री से लेकर कब तक? इस कोण तक, इस कोण के बीच का निकल जाएगा। फिर इस कोण, इस वाले पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट का नाम मैं अगर मान लीजिए ए रख लेता हूँ और इसका नाम मैं बी रख लेता हूँ, तो पहले मैं फर्स्ट वाले का एरिया निकालूंगा 0 से लेकर ए तक, ए जिस कोण पे भी है। फिर ए से लेकर बी तक, फिर ग्रीन वाले का समाकलन कर दूंगा। फिर बी से लेकर 90 डिग्री तक इस पिंक वाले का कर दूंगा, तो ये फिर निकल जाएगा। इस प्रकार तीनों एरिया को जब मैं जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया पता चल जाएगा। समझ में आई आपको ट्रिक? तो ध्रुवीय रूप इस पे काम कर जाएगा, क्योंकि ध्रुवीय रूप जो होता है उसका एरिया निकालने का तरीका अलग होता है। ध्रुवीय वक्र का एरिया निकालने का तरीका अलग होता है। समझ गए बात? ये बात समझो बेटा, पकड़ो बात आप। कार्तीय रूप आपको मदद नहीं कर सकता, कार्तीय रूप आपकी मदद नहीं कर सकता। चलिए मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ, कार्तीय रूप को समझाता हूँ कि कार्तीय रूप आपके साथ अब नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा उसका जवाब देने की और एक कोशिश करता हूँ मैं। मान लीजिए आपका जो ग्राफ है वो एक लूप है, ठीक है। अगर आप कार्तीय रूप का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कार्तीय रूप का इस्तेमाल करते हैं तो कार्तीय रूप, अब कैसे पता चलेगा कार्तीय रूप को? यहाँ से फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, कार्तीय रूप को कैसे पता चलेगा कि ये वाला पिंक व्हाइट निकालना है या ये वाला पिंक व्हाइट निकालना है? ये वाला पिंक व्हाइट निकालना है, इस पिंक ग्राफ और इस व्हाइट लाइन के बीच का एरिया निकालना है, या इस वाले पिंक और इस व्हाइट वाले का एरिया निकालना है? क्योंकि व्हाइट तो एक ही है, व्हाइट तो एक ही है, समीकरण तो एक है ना, पूरे पिंक का समीकरण तो एक ही है। दो समीकरण थोड़े पिंक वाले के। पिंक वाला एक ही कर्व है, एक ही कर्व है, एक ही समीकरण, एक ही समीकरण, एक ही वाई होगा। अब जब एक ही वाई होगा तो आपको समीकरण को आप कैसे बताओगे कि बेटा ये वाला वाई लेना है कि वो वाला वाई लेना है? उसके लिए तो दोनों वाई एक ही है, तो वो एरिया कौन सा निकालेगा? समझ रहे बात? ये दिक्कत है। अब इस दिक्कत होने की वजह से, ये बड़ी परेशानी होने की वजह से, इस परेशानी से निजात पाने का एक तरीका है कि हम ध्रुवीय रूप का इस्तेमाल करें। ध्रुवीय रूप में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आती? क्योंकि ध्रुवीय रूप इन चीजों का इस्तेमाल करता ही नहीं है। ध्रुवीय जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल करता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आप कहाँ से, ये आए, ये वाला जो कोण है ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से लेकर वो इसको एरिया को, वो मूल बिंदु से एरिया निकालेगा। ये लीजिए, लास्ट वो जिस कोण तक जाएगा, जिस कोण से वो शुरू हुआ θ1 से लेकर जिस कोण तक θ2 तक जातेगा, उसके बीच का एरिया निकाल देगा, θ1 से लेकर θ2। इसीलिए ध्रुवीय वक्र को याद करें, वरना क्यों याद करते? क्यों ध्रुवीय के साथ माथापच्ची कर रहे हैं? क्योंकि ध्रुवीय वक्र है वो हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे, यहाँ पर हमें थीटा को स्टार्ट करना होता है, इस कोण से स्टार्ट किया और इस कोण तक लेके गए। अब इस कोण के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ का वो एरिया हमें निकाल देगा। वो जो भी ग्राफ है, जितना भी ग्राफ है, वो उसका एरिया हमें पता करके बता देगा। ये लीजिए, वो एरिया में बाहर आ जाएगा। तो ये है ध्रुवीय वक्रों की विशेषता। तो देखा, मैंने पहले कहा था इस ग्राफ के बारे में कि ये ग्राफ आपको बहुत एक्साइटेड करेगा, बहुत नई बात सिखाएगा कि कार्तीय वक्र फेल है, कार्तीय वक्र फेल है। और आपको एक और बताता हूँ, कार्तीय वक्र फेल नहीं है, बहुत सारे लोग भी फेल है। आप किसी भी
नॉर्मल टीचर से आप ये पूछ के देखिए कि काटते वक्र और धुरे वक्र हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तपस्या नहीं की। बेटा पढ़ाना भी अपने आप में एक तपस्या होती है, एक मेहनत होती है, जी जान से पढ़ना पड़ता है, सिखाना पड़ता है बच्चों को और पढ़ के आना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल को पता ही नहीं है, नॉर्मल को तो यही नहीं पता कि वाई डी एक्स क्यों लगाते हैं। तो यही बात होता है, तभी हमेशा कहा जाता है लर्न विद एक्सपर्ट, हमेशा विशेषज्ञ से ही पढ़ो, क्योंकि गलत लोगों से पढ़ोगे तो वो अधूरी बात बताएंगे। अधूरा जो है, अधूरा सत्य हमेशा जानलेवा होता है, झूठ जानलेवा नहीं है। अर्ध जानकारी, क्योंकि अर्ध जानकारी आप में विश्वास पैदा कर देती है, वो विश्वास आपको खाई में ले जाता है। झूठ है तो आपको कोई विश्वास नहीं होगा, आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको आधा सत्य बताया जाएगा तो आपको लगेगा हाँ यार आधा सत्य है, तो आपको तो पता ही नहीं आधा सत्य है, आप उसे पूरा सत्य मान के टूट पड़ेंगे और उसका नतीजा क्या होगा? परिणाम तो खराब ही होंगे, है ना। तो यही बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ये पता करने वाले हैं कि ये जो ग्रीन लाइन और ये जो पिंक लाइन है पहली बार कौन से कोण पे काटेगी और फिर दोबारा कौन से कोण पे काटेगी। दोनों का प्रतिच्छेदी कोण निकालना है कि कौन कौन से कोण पे काटेगी। ये निकालने के लिए दोनों को पहले ध्रुवीय समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 2 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3xy। और ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए एक्स की जगह क्या रखना होता है? आर कोस थीटा। y बराबर आर साइन थीटा। x का मान आर कॉस थीटा रखने पर ये r का मान आ गया रेखा के लिए, ये रेखा का r है ना। और यहाँ से हम चेंज करते हैं, फोलियम के लिए r निकालते हैं। x की जगह आर कॉस थीटा, आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, 3a आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक से कैंसिल, r का मान निकाल लीजिए 3a कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों भाई साहब काटेंगे कहाँ, कौन कौन से कोण पे काटेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों समीकरण को बराबर कर लेते हैं, दोनों समीकरण को बराबर कर लेते हैं, दोनों के आर बराबर कर लेते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं ताकि थीटा का मान आ जाए। चलिए बराबर करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों समीकरण को बराबर करने पर 2a cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 3a cos थीटा साइन थीटा बटा cos क्यूब प्लस साइन क्यूब, cos क्यूब प्लस साइन क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है आपके पास, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कहता है फॉर्मूला? a प्लस बी, ए की जगह cos थीटा है, बी की जगह साइन थीटा है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह cos थीटा, बी की जगह साइन थीटा। याद दिला देता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छी तरीके से आपको याद होगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कई बार ए बी को बीच में भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में भी लिख सकते हैं। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? ताकि मैं दोनों साइड से cos थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल कर सकूं, ए से ए कैंसिल कर सकूं और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 रख सकूं। तो ये मेरा 1 हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी है, ये वजह गुणा कर लेता हूँ, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इस तरफ आ गया, ये हो गया मेरा cos थीटा, ये हो गया मेरा साइन थीटा, बराबर इस तरफ मेरे पास है 3 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 2 माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर 3 cos थीटा और साइन थीटा, इनको एक तरफ कर लीजिए, 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 cos थीटा एंड साइन थीटा। अब यहाँ देखें तो हम यहाँ फंस गए, क्यों? एक cos आ रहा है, एक साइन आ रहा है। अब इससे बाहर कैसे निकले? तो एक काम करते हैं, पूरे सॉल्व को एक रूप में बदल लेते हैं। एक रूप में कैसे बदलें कि cos का साइन के साथ रिलेशन होता है, क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर ये रखते तो और बड़ा हो गया, ये तो और मुश्किल हो गया, कम से कम पहले आसान तो था। नहीं बेटा, अब और आसान होगा ये। क्यों? क्योंकि आप अगर एक cos में रखेंगे एक साइन में रखेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सारे सॉल्व को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए ना, ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो ये मैंने चेंज कर लिया। अब हाँ वर्क कर दूंगा मैं, रूट हट जाएगा दोनों साइड वर्क करने पर, स्क्वायर करने पर। जैसे मैं स्क्वायर करूंगा ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट्स खोल लीजिए, ब्रैकेट खोलने पर ये हो गया 25, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस का 25 साइन की पावर 4। अब सारे पदों को एक तरफ करके इक्वेशन को सॉल्व कीजिए।
25 साइन की पावर 4 को पहले लिखिए, साइन की पावर 4 फिर माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। गुणनखंड कर लीजिए, 25 चौके 100 होते हैं और 20 पंजे भी 100 होते हैं, तो ये हो गया 20 और 5, तो कॉमन आ रहा है आपका 5 और साइन स्क्वायर थीटा, जैसे हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 चौके 20, तो 4 अंदर रह गया, माइनस यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 0। यहाँ के आपका 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉमन, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0। अलग अलग करने पर एक हमें देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 और दूसरा हमें देगा 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जिससे यहाँ आ जाएगा साइन थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 5 वर्गमूल में रह जाएगा। एक यहाँ से भी कुछ ऐसा ही आ जाएगा, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1/√5। पहले बात कर लेता हूँ माइनस की, तो माइनस का तो कोई चांसेस ही नहीं है। क्यों नहीं है माइनस का चांसेस? आ जाइए, हमारा जो ए है और बी है, इसका जो भी कोण होगा, ए का जो भी कोण होगा, बी जिस भी कोण पे होगा तो पहले क्वाड्रेंट में, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते हैं। साइन की ही बात नहीं है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव कहा जाता है। इस क्वाड्रेंट में सब प्लस के होते हैं, तो सब प्लस के होने की वजह से साइन माइनस का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियसली बात है माइनस वाला चीज तो हटा ही दीजिए, माइनस वाली चीज तो हटा दीजिए, तो ये अपन 2/√5 हो गया। और दूसरा ये भी साइन थीटा बराबर 1/√5, ठीक है। थीटा का मान निकाल लीजिए, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√5, यहाँ थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√5। अब बेटा यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, ये चीज हो गया। अब साइन में एक खासियत होती है, साइन में 90 डिग्री तक साइन का मान बढ़ता है, 90 डिग्री तक मान बढ़ता है। देखिए 0 पे कितना आता है 0, 30 पे कितना आता है 1/2 मतलब 0.5, है ना। फिर 45 पे कितना आता है 1/√2 जो 0.7 होता है। फिर उसके बाद 60 डिग्री पे √3/2 को 0.8, फिर 90 पे कितना है 1। तो साइन की एक खासियत होती है, वो 90 डिग्री तक बढ़ता है। तो आप साइन के मान को देख के बता सकते हैं, बड़ा मान है मतलब बड़ा कोण है, छोटा मान है मतलब छोटा कोण है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कौन सा मान बड़ा है कौन सा छोटा है। ये जो भी मान है ये 1/√5 है, ये 2/√5 है, तो ये ज्यादा है, ज्यादा है इसका मतलब ये बी वाला है। ये जो बी पॉइंट पे जो कोण बना है वो है, ये एक छोटा है, इसका मतलब ये ए बिंदु पे जो बना हुआ कोण है। तो ए बिंदु पे ये कोण बनेगा और बी बिंदु पे ये कोण बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ए कोण और बी कोण। ये ए का कोण है और ये छोटा कोण है इसलिए ए पे बनेगा, और ये बड़ा कोण है क्योंकि आपका पहला कोण ए पे बन रहा है ना। चित्र में आइए, देखिए आपका पहला कोण कहाँ बन रहा है, ए पे कोण छोटा बनेगा और बी पे कोण बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हमारा ए पे कितना कोण बनेगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√5, ये हमारा ए पर कोण बनेगा, और बी पे हमारा कोण बनेगा थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/√5। अब आ जाइए, हम समाकलन करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। पहले हम इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, नाम दे देता हूँ भाग 1। इतना छोटा है कि लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके दिखाता हूँ इसको। आइए देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। मैं ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये देखिए, ये जो पिंक और व्हाइट के बीच में जो एरिया कवर हुआ है ना, ये वाला ये एरिया, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये है भाग 1। भाग 1 जो है, जो आपका फोलियम है, वो 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है। ये पिंक वाला जो ग्राफ है ना, वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता हुआ फिर कोण बढ़ता 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 यहाँ तक आ गया। कौन से कोण तक, इस कोण तक। तो शुरुआती कोण होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर इस कोण तक आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर आप इस ग्रीन वाली लाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ये देखिए, ये ग्रीन वाली जो लाइन है, इस तक का क्षेत्रफल आप लगातार निकालते जाएंगे। कब तक, ए कोण से लेकर बी कोण तक। फिर बी के बाद में आप दोबारा से इस भाग, इसका नाम मैं भाग 2 रख रहा हूँ। फिर भाग 3 का क्षेत्रफल कौन सा है, ये जो व्हाइट और पिंक है ना, पिंक जो है, जो फोलियम है, वो लास्ट जो कोण बनाता है जब लूप एकदम खत्म हो जाता है, यानी जी लूप एकदम यहाँ पे आ जाता है तो 90 डिग्री होता है। तो फिर बी वाला कोण जो है वो ये है, इस कोण से लेकर आपको 90 डिग्री तक फिर दोबारा निकालना है। तो ये भाग 1, भाग 2 और ये कौन सा है, भाग 3। तो ये थर्ड पार्ट है, याद रखिएगा, थर्ड, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। इस तरीके से आपको करना है।
चलिए तो सबसे पहला हिस्सा भाग 1 का क्षेत्रफल 1/2 0 डिग्री से लेकर वो जो कोण ए है, ए बिंदु जो कोण बना रहा है उस कोण तक, और वो कोण है हमारा साइन इनवर्स 1/√5। इस कोण तक हम समाकलन करेंगे, थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√5 तक, आर स्क्वायर और डी थीटा 1/2। पहले समाकलन कर लेते हैं, लिमिट तो हमारी बात की बात है, हम बाद में रख लेंगे। आर का मान वॉल्यूम से लेंगे क्योंकि हम वॉल्यूम का ही निकाल रहे, पिंक वाला ग्राफ वॉल्यूम का था, तो 3a cos थीटा साइन थीटा बट्टा cos क्यूब थीटा और डी थीटा, ये आ गया 9a² आप बाहर ले लीजिए। लिमिट आपको याद ही रही है कि 0 से लेकर साइन इनवर्स 1/√5 तक हम समाकलन कर रहे हैं, थीटा के मान है। 3a² बाहर आ गया, ऊपर हो गया आपके पास cos² थीटा इंटू साइन² थीटा cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर डी थीटा 9a² 0 से लेकर साइन इनवर्स 1/√5 तक। तो नीचे से मैं cos क्यूब कॉमन लूंगा, और याद भी आपको वॉल्यूम का क्षेत्रफल आप पहले कई बार निकाल चुके हैं। वॉल्यूम के लूप का क्षेत्रफल हमने लास्ट एक लेक्चर में निकाला था, लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें वॉल्यूम के लूप का क्षेत्रफल निकाला था, तो वही फॉर्मूला अब लगने वाला है। cos क्यूब बाहर आएगा, cos क्यूब बाहर आते cos को 2 पावर मिल जाएगी तो cos की पावर 6 हो जाएगी, cos की पावर 6 अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos क्यूब का भाग लग के साइन क्यूब बटा cos क्यूब, जो कि बन जाएगा आपका tan क्यूब। यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये cos² कट जाएगा, cos की पावर 4 बच जाएगा, sin² बटा cos² जो कि बन गया tan²। 9a² 0 से लेकर साइन इनवर्स 1/√5 तक, ये बन चुका है आपका tan²। एक sin² cos² मिलकर sin² बटा cos² tan², एक cos² जो है वो बन गया आपका sec² बटा नीचे 1 प्लस हो गया tan क्यूब, 1 प्लस tan क्यूब थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। ठीक है, नीचे वाले को t मान लीजिए, माना 1 प्लस tan क्यूब थीटा बराबर t, तो tan क्यूब का हो जाएगा 1 का 0 प्लस tan क्यूब का हो जाएगा 3 tan² थीटा, tan का sec² थीटा डी थीटा बराबर डी टी। तो ये हमारे पास है, सिर्फ 3 नहीं है तो 3 को उस तरफ भेज दीजिए, tan² थीटा रख लीजिए, sec² थीटा रख लीजिए, डी थीटा रख लीजिए, और 3 को उस तरफ भेज दीजिए, जो कि हो जाएगा डी टी बटा 3, है ना। चलिए, लिमिट चेंज मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लिमिट चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, बाद में लिमिट वापस रख दूंगा, बाद में लिमिट वापस रख दूंगा। अब आप पूछ लोगे कि लिमिट में क्यों नहीं चेंज कर रहा, बड़ी परेशानी है। बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ तो कोई इशू नहीं है, देखिए प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, बाद में करें चाहे पहले करें। यहाँ मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि चलिए मैं 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखा, tan 0 का मान 0 होता है, प्लस 1 1 होता है, लिमिट 1 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जब रखूंगा तो ये tan है और ये साइन है, या तो मुझे इस साइन इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा पहले tan इनवर्स में, तब जाके मैं रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये लीजिए, मैं यही करवा देता हूँ। पहले इसको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलता हूँ। tan इनवर्स बदलने के लिए ऊपर वाला लंब, क्योंकि साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का नाम होता है, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण से आप आधार निकाल सकते हैं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आ गया 5 माइनस 1 4, 4 का 2, आधार 2 आ गया। अब आप tan निकाल लीजिए, tan क्या होता है, tan इनवर्स होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना 2, आधार कितना, लंब 1 है, सॉरी लंब 1 है, लंब 1 है और आधार 2 है, लंब 1 आधार 2, ये लीजिए। यानी ये जो साइन इनवर्स 1/√5 है, इसकी जगह आप tan में भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2। और tan में क्यों लिख रहे हैं ये बात मैं आपको बता ही चुका, ताकि tan से tan काटा जा सके। अब ये जब ये लिमिट अब जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्यूब को मैं बाद में लिख रहा हूँ, tan थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, और फिर ये 3 पावर, फिर ये 3 पावर, 3 पावर बाहर है पूरे के, मैंने अंदर लिख दी, 3 पावर बाहर है से, तो पहले आपका tan से tan इनवर्स कट जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 को थीटा नाम दे दीजिए, ये tan इनवर्स इस तरफ आ जाएगा,
टेन थीटा का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, क्योंकि ये थीटा ही तो है ना, ये थीटा ही तो चल रहे हैं, थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√5, तो थीटा ही तो है। तो टेन थीटा बराबर है टेन इनवर्स 1/2, तो टेन इनवर्स इधर आ गया, तो टेन थीटा बराबर 1/2। तो चाहे तो आप डायरेक्ट टेन थीटा का मान 1/2 रख लीजिए, और चाहे फिर थीटा की जगह टेन इनवर्स 1/2 रख कर टेन इनवर्स कट कर लीजिए, ये हो गया 1 + 1/2 की क्यूब, जो कि हो गया 1 + 1/8, जो कि हो गया आपका 9/8। तो लिमिट होगी 9/8, नीचे वाली लिमिट तो होगी 0 रखने पर 1, तो 1 से लेकर 9/8 तक, ठीक है, 1 से लेकर 9/8 तक, ये लीजिए नई लिमिट अब आपके पास होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सरल हो सके। अब सरलतम तो नहीं हो सकता है ना, एकदम सरल तो कुछ नहीं हो सकता, टफ तो जो रहना है सो रहना ही है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आसान नहीं किया जा सकता, थोड़ा समझा जाए तो शायद थोड़ा सा और आसान हो जाए, बस यही किया जा सकता है, यही मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये dt/3 आ गया, नीचे t², 3 से 9 कैंसिल, ये आ गया 3 3 a²/2, इसे ऊपर ले आइए, t की पावर -2 + 1 समाकलन -2 + 1, 1 से लेकर 9/8 तक, 3 a²/2 हो गया माइनस का 1/t, लिमिट 1 से लेकर 9/8 तक। पहले आप माइनस बाहर निकाल लीजिए, 3 a²/2 माइनस बाहर, अब पहले अपर लिमिट 9/8, फिर लोअर लिमिट 1/1, 3 a² ये हो गया 8/9 माइनस a, लघुत्तम लेने पर 3 a²/2 या घटाने पर आ गया माइनस का 1/9, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया माइनस माइनस प्लस a²/6, भाग 1 का क्षेत्रफल हुआ a²/6। अब भाग 3 का निकाल लेते हैं पहले, एक बार भाग 2 का नहीं निकालते, क्योंकि समाकलन किया हुआ है, एकदम ताजा समाकलन किया हुआ है अभी। बस हमें क्या करना है, उसकी लिमिट क्या होगी, उसकी लिमिट होगी साइन इनवर्स 2/√5 से लेकर 90 डिग्री तक। आपका जो भाग 3 है उसकी लिमिट, ये देखिए ये भाग 3 है, भाग 3 शुरू होगा बी कोण से, व्हाइट वाली लाइन से शुरू होकर पिंक तक जाएगा, तो बी का जो कोण है वो ये है ही आपके पास, से लेकर लास्ट कोण तक आएगा, लास्ट होगा 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से लेकर व्हाइट वाली से लेकर व्हाइट वाली इस वाले कोण से स्टार्ट होगी, और जब खत्म होगा आपका कोण तो वो 90 डिग्री होगा। तो भाग 3 का निकाल लीजिए, ये आसान रहेगा। भाग 3 का क्षेत्रफल 1/2 साइन इनवर्स 2/√5 से लेकर थीटा बराबर 90 डिग्री तक, और r² डी थीटा। समाकलन नहीं कर रहा हूँ, कर चुका हूँ समाकलन, बार बार थोड़ी करूंगा, समाकलन कर चुका हूँ, ये रहा। बस यहाँ पे जाके जो लिमिट थी ना, जो माना था उसको लिमिट को ठीक कर रहा हूँ कि नई लिमिट क्या होगी। समाकलन तो मेरा ये आना ही आना है, यही आना है, 3 a² माइनस 1/t, ये समाकलन आना है, मुझे ये देखने की लिमिट क्या आएगी। तो 3 a² बाहर आना है, ये तय है, माइनस का 1/t आना है, बस ये देखने की t में जो लिमिट होगी इसका क्या होगा। वो क्या माना था हमने, 1 + tan³ थीटा को t माना था, उसके हिसाब से मुझे लिमिट चेंज करनी है कि क्या आएगी। तो यहाँ जाइए, ये साइन है, इसका मतलब ये लंब है और ये करण है, लंब है करण है तो आधार आपका करण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, करण का वर्ग यानी √5 का वर्ग, आधार का वर्ग माइनस लंब का वर्ग -1, 5 - 1 4, 4 का 2 आ गया, ये लंब 2 है, सॉरी लंब 2 है तो 4 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया, आपका 1 आ गया। तो 10 में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स होता है लंब बटा करण, लंब बटा आधार, लंब है आपका 2, आधार है आपका 1, ये हो गया tan इनवर्स 2, ठीक है। और बराबर में थीटा अगर रख के चल रहे हो तो आप चाहो तो tan थीटा बराबर 2 रख सकते हो, 90 डिग्री है ही, उसमें कोई इशू ही नहीं है। तो सबसे पहले ये लोअर लिमिट रखते हैं, tan थीटा बराबर 2 रखने पर tan थीटा का मान 2 रखते ही कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, t बराबर हो गया 9, और 90 डिग्री रखते ही 90 की tan 90 अनंत होता है, अनंत की क्यूब अनंत ही होता है, अनंत प्लस 1 अनंत होता है, तो अनंत हो जाएगा। तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी 9 से लेकर अनंत। ये लीजिए आपका दूसरा समाकलन यहाँ निपट जाएगा, 3 a²/2 1/, पहले अनंत रखने पर फिर 9 रखने पर, तो 9,
एक बटा अनंत 0 होता है, माइनस 3a² बटा 2, ये हो गया आपका 0, माइनस 1 बटा 9, माइनस माइनस प्लस, 3 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, 3, ये हो गया a² बटा 6, ये भाग 3 का क्षेत्रफल भी आपका आ गया। अब चलिए भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल 1 बटा 2 साइन इनवर्स कोण ए से लेकर कोण बी तक, कोण ए था 1 बटा रूट 5, साइन इनवर्स 1 बटा रूट 5 से लेकर साइन इनवर्स 2 बटा रूट 5 आर स्क्वायर डी थीटा। बस इस बार याद रखिएगा ये जो आर है ये लाइन का है, इस बार वो ग्रीन वाली जो लाइन थी उसका है, और ग्रीन वाली जो लाइन थी उसका जो आर है वो हमने इस तरफ निकाला था, ये रहा आर बराबर 2a cos थीटा प्लस साइन थीटा। और इन कोणों को बेटा हमने साइन टेन में चेंज कर चुका हूं मैं इनको, तो जो टेन में चेंज किया था वो मैं लिख लूं तो ज्यादा आसान रहेगा। टेन इनवर्स 1 बटा रूट 5 जो होता है वो टेन इनवर्स 1 बटा 2 होता है, और वो टेन इनवर्स 2 होता है। चेंज किया मैंने, वो देखिए ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। इस वाले कोण को जब मैंने टेन में चेंज किया था वो टेन इनवर्स 1 बटा 2 आया था, इस वाले कोण को जब मैंने चेंज किया था तो 2 बटा तो टेन इनवर्स 2 आया था, तो मैंने टेन की भाषा में लिखा है इनको। आर का मान 2a, क्योंकि इस बार लाइन से ले रहे हैं आप, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा, ये 1 बटा 2, 2a जो कि 4a² है ये बाहर आ गया, टेन इनवर्स 1 बटा 2 से लेकर टेन इनवर्स 2 तक 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 4 से ये 2 कट गया, 2a²। अब नीचे से मैं cos कॉमन लूंगा जो कि बाहर आते ही बन जाएगा, cos लूंगा, कॉमन तो cos ले रहा हूँ लेकिन स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 बटा 2 लेकर टेन इनवर्स 2 तक, cos बाहर आते ही क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा, cos बाहर आएगा, आप cos कॉमन लेंगे, बाहर आएगा स्क्वायर मिलेगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से cos कॉमन आ चुका प्लस यहाँ cos बटे में आ गया तो साइन बटा cos बन गया आपके पास टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर डी थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या बन गया, सेक स्क्वायर, तो इसको बाहर ले आइए, सेक स्क्वायर बना दीजिए, टेन इनवर्स 1 बटा 2 टेन इनवर्स 2, 1 बटा cos स्क्वायर ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब 1 प्लस टेन थीटा को टी मान लीजिए, माना 1 प्लस टेन थीटा बराबर टी, 1 का 0 हो जाएगा और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और टी का आपका हो गया डी टी, ऊपर वाला इसमें आ जाएगा, लिमिट चेंज कर दीजिए, टेन इनवर्स 1 बटा 2 रखेंगे तो टेन से टेन कट जाएगा, 1 बटा 2 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 बटा 2, टी बराबर 3 बटा 2, फिर 2 रखेंगे तो टेन से टेन कट के 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी बराबर 3। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये रखेंगे तो टेन से थीटा की जगह टेन इनवर्स 1 बटा 2 रखोगे तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा, 1 बटा 2 प्लस 1 3 बटा 2, फिर जब 2 रखोगे तो टेन इनवर्स कट के 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया, तो 3 बटा 2 से लेकर 3 तक, बाहर है 2a², 3 बटा 2 से लेकर 3 तक, ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया आपके टी स्क्वायर, समाकलन ये हो गया टी की पावर -2 प्लस 1 बट्टा -2 प्लस 1, 3 बटा 2 से लेकर 3 तक, माइनस बाहर ले लीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 बट्टा टी, है ना, टी की पावर -1 आ जाएगी, बट्टा -1 हो जाएगा, -1 का ये रहा माइनस और ये पलट के नीचे आ गया, माइनस बाहर दे दीजिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर दे दिया, पहले अपर लिमिट 1 बटा 3, फिर लोअर लिमिट माइनस 1 बटा 3 बटा 2, पलट के ऊपर चला जाएगा, 1 बटा 3 2 ऊपर, 2 बटा 3 घटाने पर माइनस का 2a², ये आ गया माइनस का 1 बटा 3, जैसे माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2a² बटा 3, ये जब भाग 2 का आ गया। अब तीनों भाग का जोड़ देते हैं, तो रेखा द्वारा वॉल्यूम के लूप को काटा गया, वॉल्यूम के लूप को काटा गया नीचे का क्षेत्रफल, भाग 1 प्लस भाग 2 प्लस भाग 3, भाग 1 है a² बटा 6, भाग 2 है 2a² बटा 3 और भाग 3 है a² बटा 6, जो हमने निकाले वो सारे जोड़ दिए। देख लीजिए ऊपर कौन सा कितना कितना निकाला था। सबसे पहले आपने जो भाग 1 निकाला था ये रहा भाग 1, यहाँ पे यहाँ
ए स्क्वायर बटा 6। ये रहा भाग 1 जो था वो ए स्क्वायर बटा 6 था, भाग 2 जब निकाला था वो भी ए स्क्वायर बटा 6 आया था, फिर ये भाग 2 निकाला आपने, ये भी निकाला ही है 2 ए स्क्वायर बटा 3, तीनों को जोड़ लीजिए, लघुत्तम आ गया 6, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 3 दूनी 4, 4 ए स्क्वायर प्लस 6 से कट गया ये 6 ए स्क्वायर बटा 6 जो कि आ गया ए स्क्वायर। बेटा ये ए स्क्वायर आ गया। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे, कुल वॉल्यूम के कुल लूप का क्षेत्रफल कितना होता है? वॉल्यूम के लूप का क्षेत्रफल तो हमें 0 से लेकर 1/2 0 से लेकर 90 तक करना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना बचा होगा। आर स्क्वायर डी थीटा समाकलन किया हुआ है, समाकलन नहीं करना हमें, वॉल्यूम का समाकलन हमने किया हुआ है ना, वॉल्यूम का समाकलन हमने किया हुआ है। 3 ए स्क्वायर बटा 2 बाहर आता है, माइनस का 1/t आता है, बस वो लिमिट जो है वो ठीक करनी है। वो क्या होती है 1 + tan क्यूब थीटा बराबर t, वो लिमिट ठीक करनी है। 0 रखने पर 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। 90 रखने पर tan 90 अनंत, अनंत की क्यूब अनंत प्लस 1 ये अनंत आ गया, है ना। समाकलन वही है, वॉल्यूम का तो वही समाकलन रहेगा, बस लिमिट अलग अलग हो जाएगी। तो कभी भाग 1 का आ गया, कभी भाग 3 का आ गया, कभी पूरे लूप का आ गया। पूरे लूप के लिए पूरी लिमिट लगा दी 0 से π/2, तो -3a/3 स्क्वायर बटा 2 बाहर आ गया है 1 बटा अनंत माइनस 1/1 माइनस माइनस प्लस ये आ गया 3a स्क्वायर बटा 2। पूरे लूप का इतना होता है, जो लाइन काट रही है नीचे का वो इतना है, तो ऊपर का कितना बचा? रेखा से वॉल्यूम के लूप के कटने पर ऊपर के भाग का क्षेत्रफल, ऊपर के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 3a स्क्वायर बटा 2 तो पूरे वॉल्यूम का है, उसमें से नीचे वाले का ए स्क्वायर है, दोनों को घटाने पर ये आ गया ए स्क्वायर बटा 2, 2 आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 2। अब आप देखिए क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन में क्या हो गया, ये हो गया कि जो लूप है उसको जो लाइन काट रही थी, वो लाइन जिन क्षेत्रफल में बांट रही है ये है ए स्क्वायर नीचे का, ऊपर का है ए स्क्वायर बटा 2, तो अनुपात क्या आया? अनुपात क्या आया? दोनों का अनुपात, ए स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर बटा 2, ये अनुपात है। आप ए स्क्वायर काट सकते हैं, 1 2 से गुणा करने पर 2:1, यानी नीचे वाला क्षेत्रफल ऊपर वाले क्षेत्रफल से दुगना होगा, यानी पूरे लूप को 2:1 में विभाजित करेगा। नीचे वाला डबल होगा, ऊपर वाले के मुकाबले नीचे वाला डबल होगा, 2:1 में ये बांटेगी। ये हमारा क्वेश्चन था कि जो लाइन है ये वॉल्यूम के लूप को किस अनुपात में बांटती है, तो जवाब है 2:1 में बांटती है। 2 इधर रखती है, 1 इधर रखती है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेंथी है, मैंने पहले कहा था बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन परेशान करने वाला है, सबक सिखाने वाला है कि गहराई से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बड़े सवाल तो मैथ्स को क्लियर करते हैं, छोटे छोटे सवाल आप 50 निकाल लीजिए, अरे बड़ा एक सवाल निकाल लीजिए, क्योंकि बड़ा सवाल अगर आप पूरा करते हैं तो सिर्फ तभी पूरा कर पाएंगे जब आप सही से चलेंगे, कहीं भी गड़बड़ करेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इस बात की पहचान है कि हम एकदम सही चलें। तो आ जाइए, मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ क्या है क्वेश्चन। सिंपल था कि एक वॉल्यूम है, उसको एक लाइन कट कर रही है, वॉल्यूम है उसको एक लाइन कट कर रही है। अब ये जो लाइन इसे कट कर रही है, जो लाइन इसे काट रही है, हमें ये बताना था कि क्या ये लाइन किस अनुपात में इनको विभाजित करेगी। ये जो भाग 1 और ये भाग 2 है, ये किस अनुपात में इसको विभाजित करेगी, ये पूछा गया था। तो हमने काटते रूप में बदला दोनों समीकरण को, ठीक है। दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाले, मतलब कोण निकाले, फिर भाग 1 का क्षेत्रफल निकाला 0 डिग्री से लेकर पहले वाले कोण तक, फिर हरी वाली लाइन का क्षेत्रफल निकाला ए से लेकर बी तक, फिर हमने बी से लेकर 90 डिग्री तक दोबारा इस पिंक वाले ग्राफ मतलब वॉल्यूम का फिर से निकाला, फिर तीनों को जोड़ दिया और फिर पूरी वॉल्यूम का निकाल के उसमें से नीचे वाले भाग का माइनस कर दिया, नीचे वाले भाग को हमने माइनस कर दिया, जिससे भाग 2 का क्षेत्रफल आ गया। दोनों का अनुपात निकाल लिया और हमें क्षेत्रफल पता चल गया। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। थोड़ा लेंथी है, एक धीरे धीरे निकालिएगा, कोई बात नहीं, आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को करके देखिए, पूरा करके देखिए क्वेश्चन को, नहीं हो दोबारा निकालिए, लेकिन छोड़िएगा मत। पेपर में आ सकता है 12 नंबर में, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर के चांसेस बनाते हैं, तो ये 12 नंबर में आ सकता है ना। तो देखिएगा, पढ़िएगा इसको, फिर भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।